स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता का अध्ययन करेंगे। इसे इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ये 2020 के एग्जाम में आया था। 2020 के बोर्ड एग्जाम में अभी जो फरवरी मार्च में हुआ था, तो उसमें इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको खूब सावधानी से समझ के आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत आसान है और याद भी हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना चाहिए? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एकक कोशिकाएं जो होती हैं वो, या घनीय एकक कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। उसमें एक तो सरल घनीय एकक कोशिका होती है और दूसरी केंद्रित एकक कोशिका होती है। तो सरल घनीय एकक कोशिका के बारे में आपने पहले पढ़ लिया। इसके पहले उसे बताया गया था कि सरल घनीय एकक कोशिका में उसके अवयवी कण जो होते हैं वो केवल एकक कोशिका के या यूनिट सेल के कॉर्नर पर स्थित होते हैं। और जो केंद्रित एकक कोशिका होती है वो केंद्रित एकक कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। दूसरा है काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका जिसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और एक होती है अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो हम लोग पहले फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका को समझते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या होती है? वह एकक कोशिका जिसमें उसके अवयवी कण कोने के साथ साथ, यानी कोनों के, देखिए कोनों के साथ साथ उसके फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। देखिए यहाँ कोनों के साथ साथ ये कोने हैं, यहाँ पर तो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अवयवी कण। साथ ही साथ ये जो फलक है, इस फलक के केंद्र पर भी एक एक कोशिका दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए इसका एक पीछे वाला जो है ये, इसका जो आगे वाला है, इधर ये वाला जो इस फलक का एक केंद्र है, यहाँ पर एक है, अच्छा नीचे वाले का यहाँ। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि वह एकक कोशिका जिसमें उसके अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसे शार्ट पे FCC से प्रदर्शित करते हैं, या इसे शार्ट पे FCC यूनिट सेल कहते हैं। प्रदर्शित नहीं, इसे शार्ट पे FCC यूनिट सेल कहते हैं। तो आइए एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का हम लोग फिगर बनाते हैं और इसी फिगर के माध्यम से हम इसकी संकुलन क्षमता को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का। यहाँ पर कॉर्नर पर अवयवी कण, कॉर्नर के अवयवी कणों को दिखाया गया है। साथ ही साथ हर फलक के, एक घर में 6 फलक होते हैं और इन 6 फलक के ऊपर नीचे बाएं दाएं और ये जो पीछे का है ये आगे का है, कुल 6 फलक है। और 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक कणों को या एक एक गोलों को दिखाया गया है। तो आइए इसी से समझते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या। तो पीछे हमने निकलवाया था कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कितने कण उपस्थित होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कॉर्नर पर जो उपस्थित अवयवी कण होते हैं उनका एकक कोशिका के अंदर जो योगदान होता है, एक अवयवी कण का योगदान 1/8 अंश का होता है या 1/8 भाग का होता है। तो कुल 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर से 1/8, तो 8 कॉर्नर से इसी में 8 गुणा कर दीजिए तो कुल कितने कण हो जाएंगे? 1 कण। ठीक। और फलक पर एक घन में कुल 6 फलक होते हैं और एक फलक पर उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान है वो 1/2 अंश का है या 1/2 भाग का है। तो 1/2 इसमें योगदान दे रहा है, 1/2 इसके बगल में जो रखा जाएगा या इसके ऊपर जो रखा जाएगा उसमें योगदान देगा। तो फलक पर उपस्थित अवयवी कण का
कुल 6 फलक हैं, तो 1/2 गुणे 6, 1 का योगदान 1/2, तो 6 का योगदान 6 गुणे 1/2 काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 कण। तो इसी 3 और 1 को जब आपस में आप जोड़ लेंगे तो कुल कितने कण इस फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में होते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको समझा के लिखा गया है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या या कुल कणों की संख्या। तो ये देखिए कार्नर वाला हो गया, एक कार्नर पर या फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के कोने पर स्थित एक कण का योगदान 1/8, तो 8 कण का योगदान, क्योंकि 8 कोने हैं तो एक मतलब 8 कट जाएगा, देखा जाएगा। और एक फलक वाला देखिए, फलक पर उपस्थित एक कण का योगदान 1/2, तो 6 फलक है, 1/2 गुणे 6 कर दीजिए। इसको सरल कर देंगे तो 1 + 3 यानी =4। यही जो हमने ऊपर बताया था इसी को यहाँ पे से लिखा गया। तो ये हो गया फलक की पहली लाइन, यही बताई जाएगी यहाँ पर कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर 4। कैसे आया उसको हमने पीछे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। माना गोले यानी जो इसमें फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में जो अवयवी कण है इनको आप गोला भी बोल सकते हैं या कण भी बोल सकते हैं। तो माना गोले या कण की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या कितनी है r, एवं घन के किनारे की लंबाई यहाँ देखिए लिख दिया हमने, घन के किनारे की लंबाई कितनी है a। अब जब आपको गोले की त्रिज्या मिल गई तो गोले के आयतन का सूत्र आपको पता ही है। गोले के आयतन का क्या सूत्र है, 4/3πr³। तो एक गोले का आयतन 4/3πr³, तो 4 गोले का आयतन, 4 गोला कहाँ से मिला, क्योंकि इस एकक कोशिका के अंदर कुल 4 गोले हैं या कुल 4 कण है। तो एक कण का आयतन 4/3πr³, तो 4 कण का आयतन या 4 गोले का आयतन 4 गुणे 4/3πr³, तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा बटा 3πr³ हो गया। तो ये हो गया आपका चारों जो इस यूनिट सेल के निर्माण में योगदान दे रहे हैं चारों कण, उनका आयतन मिल गया, 4 गोले का आयतन। अब आगे बढ़ते हैं। बताया इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ये फिगर जो है यहाँ से लिया गया है, ये यहीं से देखिए हमने काट के इसको यहीं से निकाल के यहाँ बना दिया है। अब इसी में समझिएगा, यहाँ देखिए क्या बताया गया, फलक केंद्रित घनीय संरचना में कोने वाले गोले या कण फलक के केंद्र पर उपस्थित गोलों से तो स्पर्श करते हैं। यानी जो एक कोने का गोला है, कोने का गोला देखिए, एक कोने का गोला या ये भी एक कोने का गोला है, ये भी कोने का गोला है, ये भी कोने का गोला। तो कोने वाले गोले फलक के केंद्र पर उपस्थित गोले से तो स्पर्श करते हैं परंतु परस्पर स्पर्श नहीं करते। यानी एक गोला इससे स्पर्श कर सकता है, ये इससे स्पर्श करता है, ये इससे स्पर्श करता है, परंतु ये दोनों आपस में या ये दोनों आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में कोने वाले गोले फलक के केंद्र पर उपस्थित गोलों से तो स्पर्श करते हैं परंतु ये परस्पर यानी एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते। अतः फलक विकर्ण AC बराबर, यानी ये फलक देखिए, फलक यहाँ पर विकर्ण जो है इसको जब आप ऐसे काट देंगे, मतलब यहाँ इस लाइन को यहाँ एक और C से जब मिला देंगे तो फलक विकर्ण मिल जाएगा AC बराबर। इसमें समझिए ज्यादा डिटेल में समझ जाएगा। AC यहाँ से यहाँ बना दिया गया है, तो देखिए यहाँ का केंद्र से परे तक की दूरी, यहाँ इस गोले एक की त्रिज्या हो गई r। यहाँ पर देखिए जो केंद्र पर उपस्थित गोला है इधर से r और इधर से r, यानी ये पूरा मिला व्यास एक तरह से मिला दिया गया है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यानी त्रिज्या को 2 बार यूज किया गया है तो 2r बराबर एक तरह व्यास हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इस C गोले की त्रिज्या r,
तो कुल अब यहाँ से यहाँ तक कुल जोड़ डालिए 1 R 2 3 और 4 R हो गया। इस तरह से देखिए AC की जो लंबाई यानी प्लग विकर्ण AC की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, चारों गोल एक केंद्र पर उपस्थित पूरे गोले का जो व्यास हो गया वो अर्थात अगल बगल के जो दो गोले हैं उनकी त्रिज्या का जोड़। इस तरह से कुल 4R हो गया। AC = 4R। अब हम लोग त्रिभुज ABC को ध्यान में रखते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय आपको याद होगा, इसमें या पाइथागोरस के नियम याद होंगे। यहाँ पर बताया गया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो वही यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करिए। तो AC² = AB² + BC², AC² = AB² + BC²। अब AC की वैल्यू निकाल लीजिए तो AB² + BC² का करणीय मतलब ये वर्गमूल ले लिया जाएगा। अब AB की वैल्यू, AB का मान जो है A है और जब स्क्वायर है तो A² हो गया। ऐसे BC का मान जो है A है, क्योंकि ये घन है और घन में प्रत्येक भुजा जो है वो बराबर होती है। तो इस तरह से AB भी A हो गया, BC भी हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिया गया है। तो A² + A² दोनों जोड़ने पर 2A² हो गया और अंडर रूट लेने पर A² का अंडर रूट A आ जाएगा और 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए वैसे ही रख दिया गया। इस तरह से AC का जो मान मिल गया है वो A√2 मिल गया है। परंतु ऊपर फलक विकर्ण AC बराबर कितना बताया गया है, 4R, यानी फलक विकर्ण AC की लंबाई 4R है और जो कैलकुलेशन करने पर समकोण त्रिभुज ABC से जो AC का मान मिला है वो A√2 मिला है। हम दोनों की तुलना कर देते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC = 4R, यानी AC के स्थान पे 4R आप लिख दीजिए। तो 4R = A√2, तो A = A√2, तो A की वैल्यू यानी A = 4R ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की भुजा है, क्या कह सकते हैं, जो एक किनारा है उसकी लंबाई मिल गई आपको 4/√2 या 4R/√2। अब जब आपको भुजा मिल गई या किनारे की लंबाई मिल गई तो आप एकक कोशिका का आयतन निकाल लीजिए। घन का आयतन का सूत्र आपको पता ही है कि भुजा क्यों होता है, बस वही सूत्र अप्लाई कर दीजिए। एकक कोशिका का आयतन बराबर A³, तो A की वैल्यू है 4R/√2, तो 4R/√2 का घन कर दीजिए। तो 4 का घन करेंगे या 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16 × 64 हो जाएगा। तो 64 लिख दिया गया और R का घन करेंगे तो R³ आ जाएगा। और अंडर√2 का जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो √2 × √2 ये 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 अंडर√4 आ जाएगा और 4 का अंडर√2 आ जाएगा और फिर आगे फिर 2, इस तरह से 2√2 ये आ गया। अब √2 अब आगे फिर 2 से जो है हमने 64 को काट दिया है, 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, इस तरह से 32 R³ मिल गया। एकक कोशिका का आयतन मिल गया या एकक कोशिका का संपूर्ण आयतन मिल गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को संकुलन क्षमता निकालना है। तो संकुलन क्षमता का सूत्र आपको पीछे बताया ही गया है कि चारों गोलों द्वारा, यानी जो इस एकक कोशिका में उपस्थित जितने कण होते हैं या जितने गोले होते हैं उन गोलों के कुल आयतन में एक एकक कोशिका के आयतन से भाग देते हैं। तो यहाँ पर चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, सूत्र फिर से एक बार सुन लीजिए। संकुलन क्षमता बराबर चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन
100। ये सूत्र है। अब इसी में मान रख दीजिए। तो चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन यहाँ आपने पीछे निकाला था 16/3 पाई आर क्यूब। ये 16/3 पाई आर क्यूब लिख दिया गया। एकक कोशिका का कुल आयतन अभी आपने निकाला भुजा का क्यूब करके, तो 32r³/√2 32r³/√2 इंटू 100। अब इसको ये नीचे वाला जो है ये उलट जाएगा, ऊपर ले जाएंगे उलट जाएगा, इसको उलट के सेट कर दीजिए। तो 16/3 पाई आर क्यूब इंटू ये इससे जब भाग देंगे तो उलट जाएगा। देखिए √2 ऊपर चला गया और 32r³ नीचे। तो 100 पहले से ही है, तो r³ कट गया और 16 पहाड़ा 32 में पढ़ेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए पाई बचा है और √2 बचा और 100 बचा है, यानी √2 पाई इंटू 100 अपान 3 दूनी 6। तो √2 का मान होता है 1.414 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणे 100/6। तो इन सबको जब आपस में गुणा कर देंगे आप, यानी 1.414 गुणे 22 कर देंगे, 31.108 आएगा। और फिर इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो आपका जो है 2 अंक और सट जाएगा। तो इस तरह से 3110.8 हो जाएगा और 6 7 42 नीचे हो गया। तो 42 से जब आप इसमें भाग दे देंगे तो 74.06 इसका संकुलन क्षमता प्राप्त होगा, यानी 74.06%। तो ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था कि एफसीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 74.06% होती है। कभी कभी विकल्पीय क्वेश्चन में केवल निम्नलिखित में एफसीसी यूनिट सेल की निम्नलिखित में से कितनी संकुलन क्षमता होती है, तो जहाँ 74% लिखा होगा वहाँ पे सही करिएगा, या 74.06 एकदम करेक्ट है तो 74.06% करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी 74 ही केवल लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसका एफसीसी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एफसीसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना लेंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस पे अवयवी कणों को दर्शा लेंगे। फिर उसके बाद बताया गया है कि फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है। एक कण मिल जाएगा कॉर्नर से और 3 कण मिल जाएगा फलक से। इस तरह से हम लोग यहाँ फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी प्राप्त कर लिए 4। तो माना गोले की त्रिज्या, यानी जो एक गोले हैं, ये जो कण है, इनमें से एक गोले की त्रिज्या स्मॉल r एवं घन के किनारे की लंबाई स्मॉल a। तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। तो 4 गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³। तो 4 गोले का आयतन 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 4/3 पाई r³। तो 4 × 16/3 पाई r³ हो गया। अब बताया गया है कि फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में, यानी इस एकक कोशिका में या फलक केंद्रित घनी संरचना में कोने वाले गोले फलक के केंद्र पर उपस्थित गोलों से तो स्पर्श करते हैं, यानी इसको हमने यहाँ से निकाल करके इतना यहाँ पे दिखा दिया है। ये ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको ये संरचना समझ में आएगी। तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया है कि एफसीसी सेल को या एफसीसी संरचना को ऊपर से देखने पर, यानी यहाँ से देखना है। तो यही बताया गया है कि फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की संरचना में कोने वाले गोले फलक के केंद्र पर उपस्थित गोलों से तो स्पर्श करते हैं, परंतु ये परस्पर स्पर्श नहीं करते। देखिए आप सेंटर पर उपस्थित या फलक के केंद्र पर उपस्थित जो एक गोला है उससे कोने वाले गोले तो स्पर्श कर रहे हैं, परंतु ये कोने वाले गोले आपस में स्पर्श नहीं करते। अतः फलक विकर्ण AC बराबर हो रहा है, यानी तो ये जो फलक विकर्ण AC है ये 4r के बराबर है। कैसे?
एक गोले की त्रिज्या और सी गोले की त्रिज्या, ये हो गया। और बीच में जो फलक केंद्रित गोला है उसका पूरा व्यास यानी 2r जो है, तो r प्लस r प्लस r प्लस r यानी 4r हो गया। AC का फलक विकर्ण की लंबाई AC बराबर 4r। त्रिभुज ABC, संपूर्ण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है A, BC की भी वैल्यू ये है क्योंकि घन है और घन की सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो इस तरह से AB का जब मान रखेंगे A तो स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो गया, AB A है तो A स्क्वायर होने में तो A स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो A आ जाएगा और 2 का अंडर रूट केवल √2 ही रह जाएगा, तो AC बराबर ये √2 हो गया। परंतु AC का मान आपने ऊपर निकाला ही है कि फलक विकर्ण AC बराबर 4r होता है। तो इस तरह से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए, तुलनात्मक यहाँ तुलना कर दीजिए। तो 4r बराबर a√2, तो A बराबर हो जाएगा 4r/√2। तो एकक कोशिका का कुल A की वैल्यू जब आपको इतनी मिल गई तो अब एकक कोशिका का आयतन निकाल दीजिए। एकक कोशिका का आयतन का सूत्र है a³ एक का मान रख करके उसको क्यूब कर दीजिए 4/√2 इंटू r का होल क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 16 = 64 हो जाएगा और r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा √2 इंटू √2 तो √2 का √2 गुणा करेंगे 4 √4 आएगा, जिसका अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह 2 से जब इसको काट देंगे तो 32 r³ आ जाएगा। अब FCC यूनिट सेल के लिए संकुलन क्षमता का जो फार्मूला है कि एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, यहाँ पर लिख लीजिएगा। एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, बड़ा जगह कम है, आप बड़ा करके लिख लीजिएगा। एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। तो एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन 16/3 πr³ बटा एकक कोशिका का कुल आयतन 32 r³ इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए इसको, 16/3 πr³ इंटू ये इससे जब भाग देंगे तो उलट जाएगा √2/32 r³। तो r³ कट गया, 16 पढ़ा पड़ेंगे, 16 का 16, 16 में 32। तो ऊपर बचा √2 इंटू पाई इंटू 100 बच गया, a और a बचा, और 3 दूनी 6 नीचे बचा हुआ है उसको लिख दिया गया। तो √2 का मान 1.414 गुणे पाई का मान y/7 होता है। तो इस तरह से मान रख दिया गया है। इसका इसमें गुणा करने पर 31.108 आएगा और इंटू 100 अच्छा 42, इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो 3110.8 आएगा बटा 42, और 42 से जब इसमें भाग दे देंगे आप तो 74.06 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से FCC यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। तो इसलिए इस तरह से आप इसको एक लाइन यही बढ़ा के लिख लीजिएगा कि एक लाइन बढ़ा के आप लोग लिख लीजिएगा कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता अर्थात ये लिख लीजिएगा फलक केंद्रित घनीय संरचना या घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता एकक कोशिका की संकुलन क्षमता 74.06% होती है। और इसमें रिक्त स्थान जो होता है
जो एक गोलों द्वारा घेरा गया है 74.0% और रिक्त स्थान 26% होता है। रिक्त स्थान 26% होता है। तो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको आप लोग खूब बढ़िया से अभ्यास कर लीजिएगा। ये आसान है, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।